नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की पहली न्यूज़। भारत और आर्मेनिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी मिली। सरकार ने डिजिटल के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आर्मेनिया के उच्च तकनीकी उद्योग मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में घनिष्ठ सहयोग और अनुभवों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों आधारित समाधानों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इसमें आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की परिकल्पना की गई है। समझौता ज्ञापन 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा। केंद्र ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एंटीगुआ और बारबुडा और सिएरा लियोन के साथ इसी तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी। प्रश्न क्या बनेगा? सरकार ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? उत्तर क्या होगा? आर्मेनिया। अगली न्यूज़ कौन सी है? डीएमआरसी और बीईएल ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी भारत में रेल परिवहन को बदल देगी, नवाचार को बढ़ावा देगी, लागत कम करेगी और ट्रेन नियंत्रण सिग्नलिंग सिस्टम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। यह मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली रेल बुनियादी ढांचे का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए ट्रेन संचालन को अनुकूलित करेगी, आवृत्ति बढ़ाएगी और यात्री सेवाओं को बढ़ाएगी। प्रोटोटाइप ICBTC उत्पाद को जल्द ही परीक्षण ट्रैक पर तैनात किया जाएगा। बीईएल उद्योग एरोस्पेस एवियोनिक्स सैटेलाइट संचार रक्षा का है। स्थापित हुआ था 1954 में। मुख्यालय भारत के बेंगलोर में। कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भानु प्रकाश श्रीवास्तव। क्वेश्चन क्या बनेगा? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए किस एरोस्पेस और रक्षा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगली न्यूज़। भारत को भारतीय वायुसेना के लिए पहला C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त हुआ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्पेन के सेविले में पहली C-295 मेगावाट परिवहन विमान के औपचारिक हैंडओवर समारोह में भाग लिया। भारतीय वायुसेना के अनुसार विमान को औपचारिक रूप से एयरबस द्वारा भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया था। भारत ने भारतीय वायुसेना AVRO बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C-295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया है। अनुबंध संबंधी समझौते के अनुसार एयरबस सेविले में अपनी अंतिम असेंबली लाइन से उड़ान भरने की स्थिति में पहले 16 विमान वितरित करेगा। चूँकि इस प्रक्रिया में विमान के संपूर्ण जीवन चक्र का विनिर्माण, संयोजन, परीक्षण, योग्यता, वितरण और रखरखाव शामिल होगा, यह भारी निवेश को आकर्षित करेगा और कई कुशल और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगा। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत को अपना पहला कौन सा परिवहन विमान प्राप्त हुआ जिसे औपचारिक रूप से एयरबस द्वारा सौंपा गया? तो C-295 मेगावाट। अगली न्यूज़। थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय मूल के सिंगापुर में जन्मे अर्थशास्त्री थर्मन शनमुगरत्नम शहर राज्य के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। मुख्य रूप से चीनी समाज ने श्री शनमुगरत्नम का भारी समर्थन किया। उन्होंने सार्वजनिक सेवा में अपना पूरा जीवन सिंगापुर की सेवा की है। राष्ट्रपति चुनाव होने से पहले उन्होंने मई 2011 से मई 2019 तक वरिष्ठ मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह विश्व आर्थिक मंच के न्यासी बोर्ड के सदस्य भी हैं। इससे पहले 1 सितंबर को 66 वर्षीय निर्वाचित राष्ट्रपति ने स्थानीय मतदाताओं द्वारा डाले गए 2.48 मिलियन मतपत्रों में से 70.4% वोट जीते थे। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। प्रधानमंत्री ली सीन लूंग। मुद्रा सिंगापुर डॉलर। अगला प्रश्न क्या बनेगा? सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो थर्मन शनमुगरत्नम। अगली न्यूज़ कौन सी है?
चीनी तालिबान के तहत नए अफगान राजदूत की नियुक्ति करने वाला पहला देश बन गया। तालिबान के कब्जे के बाद चीन औपचारिक रूप से अफगानिस्तान में एक नए राजदूत को नामित करने वाला पहला देश बन गया। उसके दूत झाओ शेंग ने काबुल में एक समारोह में परिचय पत्र प्रस्तुत किया। तालिबान को किसी भी विदेशी सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। 2 दशकों के युद्ध के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाली नाटो सेना की वापसी के बाद अगस्त 2021 में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तब से तालिबान नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और किसी भी देश ने उनके शासन को वैध नहीं माना है। अफगानिस्तान में चीन के पिछले राजदूत वांग यू ने 2019 में यह पद संभाला था और पिछले महीने उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मुद्रा रनविंगबी। प्रश्न क्या बनेगा? तालिबान के अधिग्रहण के बाद औपचारिक रूप से अफगानिस्तान में नए राजदूत की नियुक्ति करने वाले पहले देश का नाम बताइए। चीन। अगली न्यूज़, भारत और यूके ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारत और यूके ने राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाने के लिए एक सहयोगी पहल भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज लॉन्च किया है। दोनों देश अपने मुक्त व्यापार समझौते वार्ता को समाप्त करने के लिए माल वार्ता के समानांतर निवेश वार्ता आयोजित करने पर भी सहमत हुए हैं। भारत सरकार ने भी यूके सरकार के साथ भारतीय कंपनियों को विदेशी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की अनुमति देने पर विचार करने की अपनी योजना की पुष्टि की है। भारतीय व्यवसायों को वर्तमान में सीधे अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की अनुमति नहीं है। हालांकि वे डिपॉजिटरी रसीद जैसे उपकरणों का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हो सकते हैं। नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के बीच एक सहयोग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का उद्देश्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने के लिए उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना है। क्वेश्चन क्या बनेगा? हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाने के लिए किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है? तो यूके के साथ। अगली न्यूज़, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने इनकम लाभ का अनावरण किया। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बीमा को सरल बनाने और अपने उपभोक्ताओं को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नए उत्पाद भारतीय एक्सा लाइफ इनकम लाभ की घोषणा की। यह योजना उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा और एक स्थिर आय प्रवाह प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह पॉलिसी धारक द्वारा भुगतान किए गए वार्षिक प्रीमियम के 100% के बराबर प्रारंभिक आय भुगतान के साथ शुरू होता है। 10 साल की पॉलिसी अवधि चुनने वालों के लिए 5 साल के बाद आय 150% तक बढ़ जाती है। साथ ही पॉलिसी धारक या नामांकित व्यक्ति को आय अवधि के अंतिम वर्ष में गारंटीकृत एकमुश्त राशि प्राप्त होगी जो उन्हें आगे बढ़ने और महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है। उत्पादों का उद्देश्य ग्राहकों के साथ साथ उनके परिवारों की वित्तीय भलाई को मजबूत करना है। आय लाभ किस जीवन बीमा कंपनी की एक पहल है? तो भारतीय एक्सा। अगली न्यूज़, कैश फ्री पेमेंट ने क्यूआर पर ऑटो पे के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की। कैश फ्री पेमेंट्स ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ऑटो पे ऑन क्यूआर लॉन्च करने की घोषणा की है। यह समाधान सदस्यता आधारित व्यवसायों को ग्राहक अधिग्रहण बढ़ाने, प्रतिधारण का समर्थन करने और तेजी से विकास की सुविधा प्रदान करने में सक्षम करेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? किस भुगतान और बैंकिंग प्लेटफॉर्म ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ऑटो पे ऑन क्यूआर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कैश फ्री भुगतान ने। अगली न्यूज़, आरबीआई ने बैंकों को ऋण चुकौती के 30 दिनों के भीतर संपत्ति दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया। भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने कहा कि बैंक और वित्तीय संस्थानों को उधारकर्ता द्वारा ऋण की पूरी चुकौती के 30 दिनों के भीतर सभी मूल संपत्ति दस्तावेज वापस करने होंगे। देरी के मामले में ऋणदाता को प्रतिदिन 5,000 रुपये की दर से उधारकर्ता को मुआवजा देना होगा। आरबीआई ने कहा कि उधारकर्ता के पास अपनी पसंद के अनुसार मूल संपत्ति दस्तावेजों को या तो बैंकिंग आउटलेट या उस शाखा से जहां ऋण खाता परोसा गया था या आरई के किसी अन्य कार्यकाल से जहां दस्तावेज उपलब्ध है एकत्र करने का विकल्प होगा। ऋणदाता को 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद जारी किए गए ऋण स्वीकृति पत्रों में मूल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी की समय सीमा और स्थान का उल्लेख करना होगा। आरबीआई ने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जहां उधारकर्ता अब जीवित नहीं है, ऋणदाताओं के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। विनियमित संस्थाओं को ग्राहकों की जानकारी के लिए अन्य नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ साथ अपनी वेबसाइट पर प्रक्रिया प्रदर्शित करनी होगी।
आरबीआई के निर्देशानुसार यदि ऋण चुकौती के 30 दिनों के भीतर संपत्ति के दस्तावेज वापस नहीं किए जाते हैं तो बैंक को प्रतिदिन कितनी राशि का भुगतान करना होगा? 5,000। अगली न्यूज़, अडानी समूह को भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन के लिए प्रमाणन प्राप्त हुआ। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पवन ऊर्जा समाधान प्रभाग अडानी विंड ने घोषणा की है कि उसके 5.2 मेगावाट पवन टरबाइन जनरेटर, जो कि भारत का सबसे बड़ा है, को विंडगार्ड GmbH से टाइप सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणीकरण अडानी विंड को वैश्विक बाजारों के लिए श्रृंखलाबद्ध उत्पादन शुरू करने में सक्षम बनाता है। नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपकरणों से संबंधित मानकों के प्रमाणन के लिए IIC प्रणाली के तहत प्रमाणीकरण की पुष्टि करता है कि अडानी विंड की 5.2 मेगावाट WTG उच्चतम गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करती है और इस टरबाइन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करती है। प्रश्न क्या बनेगा? किस कंपनी के पवन ऊर्जा समाधान प्रभाग को भारत के सबसे बड़े 5.2 मेगावाट पवन टरबाइन जनरेटर के लिए विंडगार्ड GmbH से टाइप सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए ऐसे कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।